इस वीडियो में हम भारत में तुर्कों की सफलता के कारणों का विश्लेषण करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि तुर्क आक्रमणों के सामने राजपूत राज्य सफलतापूर्वक चुनौती क्यों नहीं प्रस्तुत कर पाए और तुर्कों की सफलता के क्या कारण रहे। तो इतिहासकार तुर्कों की सफलता के अलग अलग कारण मानते हैं। हसन निजामी और मिन्हाजुस सिराज तुर्क विजय को दैवी कृपा मानते हैं। वो उसमें दैवीय तत्व को ढूंढते हैं और हसन निजामी और मिन्हाजुस सिराज मानते हैं कि तुर्कों की सफलता ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर की कृपा दृष्टि से तुर्कों को भारत में विजय मिली। इतिहासकार सर जदुनाथ सरकार तुर्क विजय के 3 कारण मानते हैं। नंबर 1, तुर्कों में समानता और भाईचारे की भावना होना। नंबर 2, युद्ध में मृत्यु के भय से मुक्त होकर लड़ना। और नंबर 3, नशे से परहेज करना। तो इस प्रकार सर जदुनाथ सरकार भारत में तुर्क विजय के 3 कारण मानते हैं। तुर्कों में समानता और भाईचारे की भावना, युद्ध में मृत्यु भय से मुक्त होकर लड़ना, नशे से परहेज करना। तो ये 3 कारण जदुनाथ सरकार के द्वारा माने गए हैं। तत्कालीन इतिहासकार फक्रे मुदब्बिर वो तुर्कों की सफलता के लिए सैनिक कारकों को उत्तरदायी मानता है कि जो तुर्कों को सफलता इसलिए भारत में मिली क्योंकि वो सैनिक दृष्टि से भारतीय सैनिकों या भारतीय राज्यों की तुलना में श्रेष्ठ थे। उसके अनुसार जो महत्वपूर्ण सैन्य कारण थे वो थे तुर्कों की गतिशील अश्वारोही सेना की, यानी एक गतिशील अश्वारोही सेना तुर्कों के पास थी, इसकी अपेक्षा भारतीयों के पास इसका अभाव था। और राजपूतों की सामंतवादी पद्धति, जो राजपूत राज्यों का संगठन जो सामंतवाद पर आधारित था, वो भी फक्रे मुदब्बिर ये मानता है कि तुर्कों की विजय का एक प्रमुख कारण रहा। अब आधुनिक इतिहासकार, अंग्रेज जो इतिहासकार हैं एल्फिंस्टन, विंसेंट स्मिथ और लेनपुल, ये जो विदेशी इतिहासकार हैं, ये तुर्कों की सफलता के 3 कारण मानते हैं। नंबर 1, तुर्क शीत प्रदेश के निवासी थे, यानी बहुत ठंडी जगह के रहने वाले थे। नंबर 2, ये मांसाहारी थे। और नंबर 3, भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ सैनिक थे। तो 3 प्रमुख अंग्रेजी इतिहासकार एल्फिंस्टन, विंसेंट स्मिथ और लेनपुल, ये तुर्कों की सफलता के 3 कारण मानते हैं। जैसे तुर्क शीत प्रदेश के निवासी थे, बहुत ठंडे प्रदेशों के निवासी थे। नंबर 2, ये मांसाहारी थे। और नंबर 3, भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ सैनिक थे। एल्फिंस्टन के अनुसार तुर्की सेना में ऑक्सस और सिंधु नदी के बीच बसने वाले जनजातीय लोग थे। ये लोग काफ़ी लड़ाकू थे, इस वजह से तुर्की सेना ज़्यादा सक्षम थी। स्मिथ और लेनपुल ये मानते हैं कि तुर्क ठंडे प्रदेश में रहने वाले मांसाहारी लोग थे, इसलिए वे भारतीयों की तुलना में अधिक ताकतवर थे। अब इन सभी इतिहासकारों के मतों को जानने के बाद में जब इनका हम सम्यक विश्लेषण करते हैं तो जो भारतीयों की असफलता और तुर्कों की सफलता के जो कारण हमारे सामने निकल के आते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे बड़ा जो कारण था वो था भारत का राजनीतिक विघटन और प्रशासनिक दुर्बलता। उस समय तत्कालीन जो भारतीय राजनीतिक परिदृश्य था वो हमें विघटित दिखाई देता है और प्रशासन बड़ा ढुलमुल, और जो वहाँ के स्टेट जो थे वो बड़े प्रशासनिक दृष्टि से अस्त व्यस्त थे। उत्तरी भारत छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था। सामंतवाद पर आधारित भारतीय राजनीतिक व्यवस्था तुर्की आक्रमणों का सामना नहीं कर पाई। तो जो एक सबसे बड़ा कारण है ये है कि उस समय के जो राजपूत राज्य हैं वो राजनीतिक दृष्टि से विघटित थे, छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए थे और प्रशासनिक दृष्टि से इतने सुदृढ़ नहीं थे। और जो राजपूत राज्यों की जो प्रशासनिक व्यवस्था प्रशासनिक जो व्यवस्था थी वो सामंतवाद पर आधारित थी, इसलिए ये छोटे छोटे टुकड़ों में बटे हुए और सामंतवादी प्रशासनिक पद्धति पर आधारित राजपूत राज्य तुर्की आक्रमणों का सामना नहीं कर पाए। जो दूसरा कारण है वो ये है कि भारतीय सामाजिक व्यवस्था प्रगतिहीन थी। यह वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। यदि हम देखें तो प्राचीन काल से ही हम देखें तो भारतीय समाज वर्ण के आधार पर विभक्त रहा है और वर्ण के आधार पर ही चारों वर्णों के अलग अलग दायित्व और कर्तव्य माने गए हैं।
तो जो सामाजिक व्यवस्था उस समय भी प्राचीन काल से लेकर अगर उस समय मध्यकाल की बात करें तो उस समय तक आते आते भी सामाजिक व्यवस्था हमारी प्रगतिहीन थी। वर्ण व्यवस्था पर आधारित ये सामाजिक व्यवस्था दोषपूर्ण थी और इस दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के कारण भारत की संपूर्ण मानवीय शक्ति का उपयोग नहीं किया जा सका। जैसा कि बता चुके हैं कि वर्ण व्यवस्था के तहत चारों वर्णों के अलग अलग अधिकार और कर्तव्य मानते हुए एक बहुत बड़े हिस्से को इस कार्य से पृथक रखा जाता था, जिसके अंतर्गत प्रशासनिक दृष्टि से निम्न वर्ण के लोगों को प्रशासन में अच्छे पद नहीं मिलते थे, निम्न वर्ण के लोगों को सेना में उच्च पद नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से अगर उन वर्णों में भी कोई योग्य व्यक्ति हैं तो प्रशासन को उन योग्य व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ नहीं मिल पाता था और निश्चित तौर पर इसका घाटा राज्य की प्रशासनिक और सैनिक शक्ति को उठाना पड़ा होगा। प्रोफेसर निजामी मानते हैं कि भारतीयों की पराजय का प्रमुख कारण उनकी सामाजिक व्यवस्था और अन्यायपूर्ण जाति भेद थे। और अलबरूनी जो है इतिहासकार, वो भी इस बात के ऊपर प्रकाश डालता है कि जब कभी विदेशी आक्रमण होता था तो भारतीय राज्यों की जो संपूर्ण जनसंख्या का एक बहुत छोटा सा भाग, क्योंकि वर्ण व्यवस्था के तहत केवल और केवल रक्षण का जो दायित्व है वो क्षत्रिय वर्ण का माना गया है, तो इसलिए क्षत्रिय वर्ण के केवल कुछ संख्या में जो पूरे राज्य की जनसंख्या के अनुपात में बहुत थोड़ा सा जो एक अनुपात होगा, केवल वही रक्षण का कार्य करते थे और बाकी सारी जनता एक साइड होकर केवल और केवल अपने भाग्य का निर्णय होते देखती थी। यदि वो वर्ण व्यवस्था जैसे वैसे दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था, यदि हमारे सामाजिक व्यवस्था अगर वैसी नहीं होती तो हो सकता है कि एक अगर बड़ा तबका इस कार्य में जुटता तो तुर्कों की सफलता निश्चित तौर पे अगर हम रोक भी नहीं पाते तो मुश्किल जरूर कर सकते थे। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण है हमारी सामाजिक व्यवस्था, जिसकी वजह से भी तुर्कों की सफलता का मार्ग प्रशस्त हुआ। अनेक बार आकस्मिक कारणों ने भी तुर्कों की सफलता में योग दिया, कि जिसमें हम नहीं कह सकते कि तुर्की सेना का कोई योगदान था या फिर राजपूत सेना या राजपूत सैनिकों की कोई गलती थी। कुछ बार अचानक कुछ ऐसे आकस्मिक कारण भी रहे जिन्होंने तुर्कों की सफलता में योगदान दिया। जैसे आनंद पाल का हाथी बिगड़ गया, जब महमूद गजनवी के साथ उसका युद्ध हो रहा था तो उस समय आनंद पाल के हाथी का बिगड़ जाना। और हमें पता है कि प्राचीन काल में जब राजा का हाथी अगर राजा के नेतृत्व में युद्ध क्षेत्र में अगर राजा दिखाई नहीं देता था या किसी भी वजह से वो जिसकी सवारी कर रहा है अगर वो उसको मैदान से इधर उधर ले भागता था तो पूरी सेना के पैर उखड़ जाते थे। इसी प्रकार जयचंद की आंख में तीर लग जाना, जब मोहम्मद गोरी के साथ चंदावर के युद्ध में वो लड़ रहा था और उसकी स्थिति सुदृढ़ थी, लेकिन अचानक से जयचंद की आंख में तीर लग जाता है और फिर वही बात कि अपने नेता को नहीं पाकर सेना के पैर बहुत जल्दी उखड़ते थे। तो इसलिए अनेक बार आकस्मिक कारणों ने भी तुर्कों की सफलता में योगदान दिया। धार्मिक विश्वास इस्लाम की एक अतिरिक्त शक्ति थी। धर्म के नाम पर मुस्लिमों को संगठित करना ज़्यादा प्रभावकारी सिद्ध हुआ। यह भी निश्चित तौर पे है कि इस्लाम के पीछे जो धर्म की शक्ति थी उसने भी तुर्कों की सफलता में योगदान दिया, क्योंकि धर्म के नाम पर जिस तरीके से तुर्की सैनिकों को जोड़ा जा सकता था, उनमें उत्साह का संचार किया जा सकता था, वैसा उत्साह का संचार हमारी दोषपूर्ण सामाजिक व्यवस्था और हमारी धार्मिक व्यवस्था के चलते भारतीय सैनिकों में उस स्तर पर अपेक्षित नहीं था। सैनिक दृष्टि से अगर हम बात करें तो हम केवल यही नहीं मान सकते कि कुछ न कुछ हमारी कमियां रही हैं, इसी वजह से तुर्कों को सफलता मिली। निश्चित तौर पे सैनिक दृष्टि से भी तुर्क सेना जो है वो भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ थी। सैनिक दृष्टि से भी तुर्क भारतीयों की तुलना में श्रेष्ठ सैनिक सिद्ध हुए। तुर्कों ने भारत में रिजर्व सेना का प्रयोग किया, ये उनकी सफलता का प्रमुख कारण था। यानी वो अपने पूरी सेना को एक साथ युद्ध में नहीं झोंककर रिजर्व रूप से सेना की एक टुकड़ी रखते थे, और जब एक बड़ा भाग सेना युद्ध करते करते थक जाता था, स्वाभाविक है थकावट दोनों पक्षों की तरफ से होती थी, और जब दूसरी शत्रु सेना जब पूरी तरीके से थक चुकी होती थी, क्योंकि रिजर्व सेना का कॉन्सेप्ट भारतीय राज्यों ने नहीं अपनाए थे, तुर्क अपने साथ में लेके आए थे, तो वो उस समय उस थकावट के समय में अपनी रिजर्व सेना को डेप्यूट करके रिजर्व सेना को युद्ध में झोंक के और निश्चित तौर पे उस निर्णायक मोड़ पर युद्ध को अपने पक्ष में मोड़ लेते थे। इतिहासकार आरसी स्मेल के अनुसार तुर्क धनुर्विद्या में दक्ष थे। वे तेज दौड़ते हुए घोड़े की रकाब पर खड़े होकर किसी भी कोने में तीरों की वर्षा कर सकते थे। ये भी एक दूसरा महत्वपूर्ण है कि धनुर्विद्या में भी वो दक्ष थे। तेज दौड़ते हुए घोड़े की रकाब पर खड़े होकर भी वो शत्रु सेना पर तीरों की बरसात कर सकते थे। तो ये भी उनका सैन्य दृष्टि से एक उनकी एडवांटेज थी तुर्क सेना की।
तुर्की सेना का मुख्य अंग उनकी घुड़सवार सेना थी, जो भारतीयों की पैदल सेना की तुलना में अधिक गतिशील थी। यानी भारतीय सेना, जो भारतीय राजपूत राज्यों की जो सेना थी, उसका एक बड़ा भाग पैदल सैनिकों का होता था, जबकि तुर्की सेना का मुख्य अंग उनको घुड़सवार सेना थी। घोड़े बड़ी संख्या में उनके सैनिकों के पास होते थे। तो निश्चित तौर पर एक व्यक्ति की तुलना में युद्ध क्षेत्र में गतिशीलता के मामले में पैदल सेना की बजाय तुर्कों की घुड़सवार सेना हमेशा आगे रही। तो ये कुछ कारण थे जिन्होंने तुर्कों की सफलता में योगदान दिया।